मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 करने जा रहे हैं जिसका नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। जैसा कि हम जानते हैं जब चार्ज मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह तो वो करंट प्रोड्यूस करता है। और अगर करंट कोई भी कंडक्टर अगर करंट कैरी कर रहा है यानी उसके अंदर चार्ज मूव कर रहा है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, जैसे कि हमने 10th क्लास में पढ़ा था। तो आज हम उसी चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे कि वो जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड या जो मैग्नेटिज्म है उसका मैग्नीट्यूड अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? हमारी फिजिक्स की ब्रांच है विच डील्स विद द मैग्नेटिज्म, जो किसके साथ डील करती है? मैग्नेटिज्म के साथ डील करती है, यानी कि हम जिसमें स्टडी करते हैं मैग्नेटिज्म के बारे में ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन वो मैग्नेटिज्म जो किसकी वजह से होता है? करंट की वजह से होता है। ठीक है, मूविंग चार्जेस की वजह से होता है, मैग्नेट की वजह से बात नहीं कर रहा है ये, जस्ट चार्ज की वजह से। जब आपका चार्ज एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे अपनी पोजीशन को चेंज करता है, करंट डेवलप होती है, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिज्म होगा सिर्फ वही हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट था वो ऑस्ट्रेड ने किया था। उसने कहा था कि अगर हम एक्स और वाई एक वायर ले लें और उसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर दें और जैसे ही हम इसका की ओपन करेंगे तो यहाँ से करंट फ्लो होने लग जाएगी पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो जब करंट हमारी क्या करेगी, इस तरह से होगी, जो करंट है एक्स से एंटर कर रही है और वाई से लीव कर रही है। ठीक है, और हमने इस वायर के ऊपर क्या रखा है? कंपास रखा है। कंपास की जो नीडल है, मतलब हमने इस तरह से रखा था कंपास को कि जहाँ से करंट तो एंटर कर रही है उधर की तरफ तो साउथ पोल हो गया, जहाँ से करंट लीव कर रही है उधर की तरफ नॉर्थ पोल हो गया। तो जो कंपास की जो नीडल है ये कहाँ की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी? ये डिफ्लेक्ट करेगी वेस्ट की तरफ। ठीक है, तो ये जो ऑस्ट्रेड का एक्सपेरिमेंट था ये हमें क्या बताता है कि जो करंट है, करंट कैरिंग कंडक्टर है वो क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, क्योंकि नीडल तभी डिफ्लेक्ट होते हैं कंपास की जब मैग्नेटिक फील्ड हो। तो डायरेक्शन जो है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है कि मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एम्पेयर स्विमिंग रूल यूज़ करते हैं। ये ऑक्सफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में जो करंट है उसमें जो डिफ्लेक्शन हुई है, डिफ्लेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एम्पेयर स्विमिंग रूल करते हैं। एम्पेयर स्विमिंग रूल है क्या? अब देखो, नाम स्विमिंग है तो इसका मतलब स्विमिंग की तरह ही है, स्विमिंग वर्ड से रिलेटेड है ये। देखिए, एम्पेयर स्विमिंग रूल है क्या? इमेजिन अ मैन स्विमिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, करंट की डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है विद हिज फेस, यानी कि जिधर करंट फ्लो कर रही है उसकी तरफ उसका क्या है? फेस है। हम मान लेते हैं एक आदमी इस तरह से स्विम कर रहा है। ठीक है, सो दैट करंट एंटर थ्रू हिज फीट, करंट क्या है? उसके पैरों की तरफ से एंटर कर रही है एंड लीव फ्रॉम एट हिज हेड, और उसके हेड की तरफ क्या कर रही है? लीव कर रही है, यहाँ से बाहर जा रही है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? देन तब जो मैग्नेटिक निडल होगी उसका जो नॉर्थ पोल होगा, यानी कि अगर हम इसके ऊपर कंपास को रखें उसका जो नॉर्थ पोल होगा विल डिफ्लेक्ट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड हिज लेफ्ट हैंड। तो उस पर्सन के जो उल्टा हाथ है, लेफ्ट हैंड है, जब वो स्विम करेगा, ठीक है, ऐसे स्विम करेगा तो जो उसके लेफ्ट हैंड की डिफ्लेक्शन होगी वही हमारी क्या होगी? नॉर्थ पोल की डिफ्लेक्शन होगी। ठीक है, यानी कि इस तरफ हमारा क्या है? ये मैग्नेटिक निडल है, इस तरफ डिफ्लेक्ट करेगी। अगर वो पर्सन स्विम करना उल्टा कर देता है, स्विम करना उल्टे का मतलब क्या? करंट की डायरेक्शन ये है, तो अब उसका लेफ्ट हैंड क्या होगा? ये, तो इसका अंदर नॉर्थ पोल जो है वो कहाँ की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा? नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या दे सकते हैं? एम्पेयर स्विमिंग रूल के हिसाब से हम डायरेक्शन दे सकते हैं कि जो नीडल है वो कहाँ की तरफ डिफ्लेक्ट होगी। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? इट इज़ द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट। मान लो कि हमारे पास एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ है और ये साउथ है, तो इसके चारों तरफ का जो एक रीजन होगा, ठीक है, उस रीजन को जहाँ तक ये अपने फोर्स को अप्लाई कर सकता है, ठीक है, ठीक है, जहाँ तक हम इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन फील कर सकते हैं उस रीजन को हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। सिमिलरली करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर मेरे पास कोई कंडक्टर है और उसमें करंट फ्लो हो रही है,
ठीक है। तो उस वो भी क्या करते हैं, अपने आसपास कुछ रीज़न होता है जहाँ तक वो क्या कर सकता है, अपना फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन लगा सकते हैं, अट्रैक्शन और रिपल्शन कोई भी लगा सकता है। तो उस रीज़न को हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। ठीक है। और जो सोर्स है मैग्नेटिक फील्ड के वो कौन कौन से हैं, एक तो मैग्नेट है, बार मैग्नेट जो है हमारा, और जो सेकंड है वो कौन सा है, एक मूविंग चार्ज। अगर एक चार्ज एक जगह से दूसरी जगह, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, अगर वो मूव कर रहा है तो इट मीन्स वो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो सोर्स हमारे दो ही हैं। जो हम नोटेशन देते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वो हम बी से देते हैं, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम इसके ऊपर वेक्टर लगाएंगे, मैग्नीट्यूड में ओनली बी लिखेंगे। जो अदर नेम है मैग्नेटिक फील्ड के, क्योंकि अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी दी थी, स्टार्टिंग में हमें पता नहीं था मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिटेल में, तो सभी साइंटिस्ट ने अपने अकॉर्डिंग ही इसके नेम यूज़ किए हुए, तो हर थ्योरी में इनका नेम बदलता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। समटाइम्स तो कोई इसे कहेगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, समटाइम इसी को कहेगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और समटाइम इसका नाम दिया जाएगा इस चैप्टर के अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये इसके अदर नेम है जो हम इसे कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ। नेक्स्ट टॉपिक है, कोई भी एक चार्ज अगर हमारा मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उस चार्ज का जो मैग्नेटिक फील्ड है और उस रीजन का जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगाएंगे, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर जब भी कोई चार्ज मूव करता है तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, चाहे अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो, वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसको हम यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमने क्या कंसिडर किया है, एक तो हमने कंसिडर किया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। और हमने लिया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी इस रीजन के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। v इज़ वेलोसिटी, इस चार्ज पार्टिकल की ये मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी, और थीटा क्या है, इन दोनों के बीच में एंगल है। अब जब एंगल थीटा आ जाता है तो वेलोसिटी दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिसोसिएट होगी, एक तो थीटा के साथ वाला क्या होगा, v कॉस ऑफ थीटा, और विदाउट थीटा वाला क्या होगा, v साइन ऑफ थीटा। ठीक है। और F क्या है, फोर्स, इस चार्ज के ऊपर क्या लग रहा है, ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली। जो फोर्स की डायरेक्शन है वो हमारी यहाँ पे मिलेगी, इन दोनों की परपेंडिकुलर, जिस प्लेन के अंदर आपका B और V होंगे, ठीक है, उसके जस्ट ये परपेंडिकुलर होगा। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जो फोर्स है, ये जो इस चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। सेकंड, हमें ये पता चला कि फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। थर्ड, हमने देखा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने सारे के सारे एक्सपेरिमेंट हमने वन बाय वन किए। ठीक है। और फिर इन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हमने ये कंक्लूजन निकाला। अगर हम इन सबको कंबाइन कर दें, इन सभी रिजल्ट्स को, जो कंक्लूजन हमारे पास आए हैं, ठीक है, चाहे आप इसको पीछे लिख दो ऐसे, v साइन ऑफ थीटा इनटू में v, इस तरह से आ जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट आता है। ठीक है। और इस कांस्टेंट को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, जिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हमेशा ऑलवेज 1 होती है। ठीक है। और हमने देखा कि यहाँ से जो हमारा फोर्स का फॉर्मूला आया वो कितना आया, क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। तो अब ये हमारे पास क्या है, हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, किसके लिए एक्सप्रेशन आ गया, मूविंग चार्ज के लिए, कहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ये एक थियोरेटिकल एक्सप्रेशन था जो हमने सम थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे दिया गया कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। फोर्स जो है वो कितना है हमारा, क्या हो, वी बी साइन ऑफ थीटा। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। दो वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा, हम क्या कह सकते हैं, यही अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें
तो वेक्टर फॉर्म में आपका जो फोर्स का फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, चार्ज मल्टीप्लाई बाय क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस प्रोडक्ट को किससे मल्टीप्लाई कर रखा है, जस्ट स्केलर प्रोडक्ट किसके साथ ले रखा है, चार्ज के साथ ले रखा है। ये आपका वेक्टर फॉर्म में इसके रिप्रेजेंटेशन है, किस तरह से हम इसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना जो फोर्स की जो डायरेक्शन है हमेशा जहाँ पर जिस जिस रीजन के अंदर, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे ये एक्स है, ये वाई है, तो जेड है, यानी जिस प्लेन के अंदर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी मिल रही है उसके जस्ट परपेंडिकुलर। अगर मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी होती है तो फोर्स यहाँ पे होता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी यहाँ पे होती है तो फोर्स की डायरेक्शन ये होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किससे देंगे हम, एक रूल है जिसको बोलते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब उसको मैं बताती हूँ वो रूल है क्या। देखो क्या है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, इफ़ वी स्ट्रेच आवर फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब, अगर हम फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर, थंब को क्या कर दे, स्ट्रेच कर दे सच दैट म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो जो फर्स्ट फिंगर है वो किसकी डायरेक्शन देगी, मैग्नेटिक फील्ड की। सेंट्रल फिंगर है वो किसकी डायरेक्शन देगी, इलेक्ट्रिक करंट को कह सकते हो, या फिर वेलोसिटी बोल सकते हो, या फिर आप चार्ज। वेलोसिटी इसलिए बोल सकते हो क्योंकि वेलोसिटी जिधर की जो चार्ज मूव करेगा वही हमारी करंट होती है, बट इलेक्ट्रॉन के केस में अपोजिट हो जाती है। एंड देन थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज, वो जो चार्ज है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ये हम किससे देंगे, थंब से देंगे। ठीक है, तो थम्स क्या देगा हमें, डायरेक्शन देगा। दूसरा आप इसका प्रोसीजर यूज़ कर सकते हो कि लेफ्ट हैंड अगर आप ले रहे हो तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका क्या है, करंट है, और ये क्या है आपका फोर्स है। तो आप इसे बोल सकते हो फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड। फादर मीन्स फोर्स, मदर मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, और चाइल्ड मीन्स क्या हो जाएगा आपका, करंट हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या दे सकते हो, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से डायरेक्शन दे सकते हो कि मूविंग चार्ज के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो जब फ्लेमिंग ने अपना रूल दिया था तो रूल के साथ उसने अपनी तरफ से एक डेफिनेशन भी बनाई थी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की। उसने क्या कहा था, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या होता है, अगर हम वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड ले लें किसी चार्ज की, और चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो कितना ले लें, 1 कूलम का, और हम क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना है, 1, यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा थीटा। तो जो फोर्स है वो कितना आएगा, सब भी क्वांटिटी 1 1 आने की वजह से फोर्स क्या आ जाएगा हमारा, बी के इक्वल आएगा। तो आप कह सकते हो कि सो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट एनी पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज डिफाइंड एज या इक्वल टू फोर्स experienced by a unit positive charge moving with unit velocity perpendicular to the direction of magnetic field। जब भी हमारा चार्ज क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के, व्हेन द चार्ज मूविंग एट अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद मैग्नेटिक फील्ड, देन the magnetic field induction at that point is equals to the force experienced by unit positive charge moving with यूनिट वेलोसिटी। तो इस तरह से आप मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की डेफिनेशन दे सकते हैं, यानी स्पेस वाली जो रीडिंग है, मैग्नेटिक फील्ड वाली रीडिंग जो है उसकी उसके बजाय आप ये वाली वैल्यू भी आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो हम स्पेशल केस करेंगे। स्पेशल केस जो है, फोर्स की वैल्यू क्या होगी, बी साइन ऑफ थीटा है। तो फोर्स की वैल्यू कब ज़ीरो आती है, जब आपका जो एंगल है वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी का मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर वो ज़ीरो हो या फिर 180 हो, यानी जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर की तरफ ये चार्ज मूव कर रहा हो, या जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उसके अपोजिट मूव कर रहा हो, तो हमेशा क्या होगा, हमारा वेलो फोर्स ज़ीरो होगा। इसीलिए हमने जो यहाँ इधर की तरफ वी कॉस ऑफ थीटा वाला कंपोनेंट है वो हम नहीं लेते हैं। ठीक है, हम साइन थीटा वाला कंपोनेंट लेते हैं। तो जो फोर्स है वो हमारा क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। और जब भी फोर्स ज़ीरो आ रहा है, क्योंकि ध्यान रखना ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आपके पास आएगा एमसीक्यू क्वेश्चन के ऊपर कि एक चार्ज है, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इट मीन्स क्या होगा, इट मीन्स वेलोसिटी पैरेलल होगी मैग्नेटिक फील्ड के, दोनों पैरेलल में फ्लो कर रहे होंगे। ठीक है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, या तो पैरेलल होंगे या फिर एंटी पैरेलल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए। अगर वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए तो फोर्स ज़ीरो हो जाएगा। तो आप कह सकते हो अगर कोई चार्ज रेस्ट में है तो उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो हमेशा क्या होगा, ज़ीरो होगा, यानी कोई भी मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा।
चार्ज पार्टिकल मैक्सिमम फोर्स कब एक्सपीरियंस करेगा? चार्ज पार्टिकल मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जब हमारा एंगल क्या होगा, 90 होगा। 90 के ऊपर साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है, तो इसीलिए हमारा फोर्स भी क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। यूनिट क्या है मैग्नेटिक फील्ड की? जो एसआई यूनिट है वो है टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर कैसे आएंगे मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5th या 6th के अंदर आपको बताऊंगी, 6 चैप्टर के अंदर बताऊंगी। बट हम यूज़ कौन सी करेंगे, टेस्ला यूज़ करेंगे मेन इस चैप्टर के अंदर। हम टेस्ला को कैसे डिफाइन करेंगे? तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को उठाएं तो वहाँ से F इज इक्वल टू क्या हो, वी बी साइन थीटा था। अगर हम b को यहाँ छोड़ दें तो वो किसके इक्वल आएगा, F डिवाइडेड बाय क्या हो, वी साइन ऑफ थीटा। तो हम इस तरह से हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, वन टेस्ला को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या कहते हैं यहाँ पे वन टेस्ला को हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम कहेंगे कि वन टेस्ला द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ए पॉइंट इज सेड टू बी वन टेस्ला इफ वन कूलाम ऑफ चार्ज, अगर हमारे पास चार्ज है वो वन कूलाम का, मूविंग एट राइट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड, और वो कितना मूव कर रहा है, राइट एंगल पे मूव कर रहा है। ठीक है, विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, कितनी वेलोसिटी से, 1 मीटर पर सेकेंड से, और एक्सपीरियंस है फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। तो उस पॉइंट के ऊपर जहाँ पर उसको 1 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस होगा, उस पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, 1 टेस्ला होगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, 1 टेस्ला को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमें पता है फोर्स का जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया था वो क्या था, क्या वो वी बी साइन ऑफ थीटा। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, m1 L1 T-2। चार्ज का क्या होता है, AT। वेलोसिटी का होता है L1 T-1। और साइन थीटा इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। तो इन सबको यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो कितना आएगा, m⁻1 a⁻−1, L से L कैंसिल, T⁻−2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है करंट एलिमेंट। अगर आपको इसके बारे में अच्छे से समझ आ गया तो आप काफ़ी अच्छे से चीज़ को समझ सकते। जैसे एरिया एलिमेंट होता था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या होता है, करंट एलिमेंट होता है। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये किसके इक्वल होती है, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ। जैसे कि मान लो कि ये मेरे पास वायर है, मैंने इसका एक छोटा सा हिस्सा ले लिया। ठीक है, इस वाले हिस्से की जो इसमें करंट फ्लो हो रही है आई, और इस वाले हिस्से की लेंथ क्या है, DL। तो उस करंट एलिमेंट की लेंथ को अगर हम किससे मल्टीप्लाई कर दे, करंट से मल्टीप्लाई कर दे, तो जो फिजिकल क्वांटिटी आती है उसे हम क्या कहते हैं, करंट एलिमेंट कहते हैं। और इस करंट एलिमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी जिधर करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो जो करंट एलिमेंट है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, IDL वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हम DS यूज़ करते थे ना, उसी तरह हम यहाँ पे IDL यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बायोट सावर्ट लॉ। इसको एक्चुअली यूज़ कहाँ किया जाता है, सबसे पहले तो इसका यूज़ ही देखते हैं। दिस लॉ यूज टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका यूज़ किस कहाँ किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। किसकी वजह से, ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से किसी सर्टेन आर्बिट्रेरी पॉइंट पे जो इस कंडक्टर से r डिस्टेंस के ऊपर है और किसी एंगल पे है, थीटा एंगल पे है, तो इस पॉइंट के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बायोट सावर्ट लॉ को यूज़ करते हैं। अब इसकी स्टेटमेंट है क्या, सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं। बायोट सावर्ट ने क्या कहा था कि अगर हमारे पास कोई एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर में क्या है, आई करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, और हमने उसका एक करंट एलिमेंट ले लिया जिस करंट एलिमेंट की जो लेंथ है वो कितनी है, DL है। ठीक है, और उस करंट एलिमेंट से कोई गिवन डिस्टेंस, कोई पॉइंट है r डिस्टेंस के ऊपर और कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से, इस करंट एलिमेंट की वजह से वो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा हमारा, μ0/4 पाई IDL साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय r²। अब हम इस स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे कि ये इस तरह से कैसे आया। तो इसके लिए हम क्या कंसीडर करेंगे, हम एक स्मॉल एलिमेंट AB को कंसीडर करेंगे जिसकी लेंथ क्या लेंगे, हम DL लेंगे, और हम कहेंगे उसमें से करंट जो फ्लो हो रही है वो कितनी हो रही है, I करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, R इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट से P पॉइंट की जो पोजीशन है वो R है,
और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर, जो भी उस पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है दोनों के बीच में एंगल है। और ये देखा गया कि जो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड था उस करंट एलिमेंट का वो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा था। तो बायो सावर्ट लॉ को हम थोड़ा सा 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन वहाँ पे मैंने 2 को लेके गया था, वहाँ हम कंडक्टर स्ट्रेट लेके पढ़ रहे थे। बट अगर हम यहाँ पे स्ट्रेट कंडक्टर का नहीं पढ़ रहे हैं, हम मान रहे हैं हमारे कंडक्टर कोई सा भी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे हमने देखा कि उसका जितनी उसमें से एलिमेंट में से करंट फ्लो होगी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, ठीक है। तीसरा हमने देखा कि इसकी जो लेंथ है, सेकेंडरी हमने देखा कि जितनी लेंथ ज़्यादा होगी कंडक्टर की उतना ही मैग्नेटिक फील्ड भी हाई है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है कैसे वेरी कर रहा है, साइन ऑफ थीटा से वेरी कर रहा है। और हमने देखा कि अगर हम दो अलग अलग डिस्टेंस ले लें, जैसे कि मान लो ये पी पॉइंट ले लिया, क्यू पॉइंट ले लिया, तो जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड लो होगा, या मैग्नेटिक फील्ड कम होगा और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। तो इसका मतलब ये भी क्या करता है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। तो अगर हम सभी को कंबाइन कर ले तो एक्सप्रेशन क्या आएगा, डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन ऑफ थीटा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ कांस्टेंट आएगा, यहाँ पर जो ये के है ये हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी एसआई यूनिट के अंदर वैल्यू होती है, एसआई यूनिट में के की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। और सीजीएस के अंदर के की वैल्यू क्या होती है, 1। फ्री वैक्यूम के अंदर बात कर रहे हैं हम, फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं। एसआई यूनिट अगर आपकी ये सारी चीज़ें करंट, लेंथ, डिस्टेंस अगर ये सारा एसआई यूनिट के अंदर है तो के की वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। लेकिन करंट, लेंथ और डिस्टेंस अगर आपका क्या है सीजीएस यूनिट के अंदर है तो के की वैल्यू हमेशा क्या लेके चलेंगे, हम 1 लेके चलेंगे। जो जिस तरह से ना इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर था एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या था, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या है, एप्सिलॉन नॉट है, क्योंकि ये क्या है हमारा, और इसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट परमिबिलिटी। परमिबिलिटी वो परमिटिविटी था और ये परमिबिलिटी है ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ वेबर पर एम्पेयर पर मीटर, ठीक है। वेबर पर एम्पेयर पर मीटर ये इसकी यूनिट होती है। तो ध्यान रखना, आपको मैंने एक बार ना 11th में बताया था कि जो लाइट की स्पीड होती है वो हम वैक्यूम के अंदर हम देते हैं म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट से। ये रिलेशन हमारे पास कब आएगा, हम जब चैप्टर नंबर 8 करेंगे, वो हमें बताएगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड का जो कांस्टेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कांस्टेंट है एक्चुअल में ये एक ही हैं, बट ये अलग टर्म्स में हमने रिप्रेजेंट की हुई हैं, ठीक है। तो अभी हम इन्हें अलग अलग करेंगे, क्योंकि अभी तक ये जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं इस टाइम तक हमें नहीं पता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक ही चीज़ के, यानी आप कह सकते हैं एक ही सिक्के के दो पार्ट्स हैं। हम उन्हें अलग अलग मानते थे, इसीलिए हम इस चैप्टर के अंदर अलग मान के चलेंगे सबको, ठीक है। तो ये जो इसकी यूनिट होती है कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। लेकिन हमने कांस्टेंट के की वैल्यू क्या ली है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 10⁻⁷ आएगी के की वैल्यू, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है न्यूमेरिकल के लिए। ऐसा यूनिट के अंदर के की वैल्यू अलग अलग है, इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन भी अलग अलग है। ध्यान रखना है, बच्चे एग्जाम में गलत कर जाते हैं। कई बार सीजीएस यूनिट में वैल्यू गिवन होती है वो 4 पाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को यहाँ यूज़ कर जाते हैं। ध्यान रखना यहाँ यूज़ नहीं करना है जब अगर आपकी सभी वैल्यू सीजीएस यूनिट के अंदर है, ठीक है। अब हम इनसे वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो हमें पता है ये वेक्टर फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है, तो हम इसे क्या देंगे, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई और डी एल का क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्यों, क्योंकि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं और ये एंगल थीटा साइन थीटा है दोनों के बीच में, और नीचे आएगा आर स्क्वायर। और हम यहाँ पे आर यूनिट वेक्टर लगाएंगे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन आर यूनिट वेक्टर की तरफ दे रहे हैं हम, ठीक है। यूनिट वेक्टर को वेक्टर में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई क्रॉस डी एल, और यहाँ पर सॉरी, एक मिनट गलत कर दिया मैंने, करंट तो वेक्टर है ही नहीं, आइडियल क्रॉस यूनिट वेक्टर, ठीक है। और आइडियल, और अगर हम यहाँ पे पोजीशन वेक्टर यूज़ करेंगे, हमें पता है यूनिट वेक्टर क्या होता है हमारा, पोजीशन वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे क्या आ जाए, क्यूब आ जाए। अगर हम यहाँ वेक्टर यूज़ करें तो यहाँ क्यूब,
और या यूनिट वेक्टर यूज़ करें तो यहाँ पे स्क्वायर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।